ये खंड खंड अग्नि जो है, जिसकी काव्य नाटक की बात है, हम विद्यार्थी तो रहे, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था। अच्छा। और मैंने वाल्मीकि रामायण में पहली बार पढ़ा कि सीता मुखर होकर बोली है। यानी कि यूं सोचिए कि जब युद्ध जीत लिया गया, और सीता को राम तो गए नहीं थे, राम तो लेने गए नहीं थे सीता को रावण की कैद में, किसी और के द्वारा बुलवाया गया था। इतनी देर में राम जो है वो तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि भाई दूसरे के घर में रह के आइए। वो तो चूंकि जनता में से एक ने वो बात की बात है, जब वो विजय के बाद वो राजा थे, हो गए ना विजय के बाद, राजा को एक आदेश देना पड़ता है, इस नाते वो अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वह अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है। उससे पहले वाल्मीकि रामायण में कि सीता जो है ये पूछती है कि अगर जो है आपको मुझे स्वीकार ही नहीं करना था तो मेरे लिए युद्ध क्यों किया। ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये श्लोक है। तो उन्हें कहा, राम ने कहा कि मैंने युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तो मेरे बहुत बड़े कुल पर जो कलंक लग गया था उसके निवारण के लिए किया था। इसको पढ़ा तो मैं तो जो था उद्वेलित हो गया कि यार कोई पति जो है पत्नी को जो कि लगातार प्रतीक्षा कर रही है, वो क्या सोचेगी कि कैसा आदमी है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए युद्ध किया ये सारा का सारा, और मुझे छुड़वाने के लिए जो है ये सारा तामझाम किया। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कुल पे जो कलंक लग गया था उसको, इसने मुझे प्रेरित किया। और मुझे 2 साल लग गए। मैंने सारी रामायण जो आसपास कृतिवासी रामायण वगैरह वगैरह सब पढ़ डाली, रामचरितमानस पढ़ा, और आप ये देखिए कि वहां पर मुझे कहीं ये प्रसंग नहीं मिला, गायब कर दिए गए। केवल वाल्मीकि रामायण में 14-15 श्लोक बड़े तगड़े हैं, जहां पर मैं तो कह सकता हूँ स्त्री विमर्श की जो बात चलती है आजकल, वो पढ़ना चाहिए उसको। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और इससे मुझे एक दृष्टि मिली, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ जो हिंदी अनुवाद कहीं मिलते हैं वो सब उससे गुजरा हूँ मैं। लेकिन ये जो बात है ये मेरे जहन में पहली बात है। अब एक चीज और बताऊँ आपको, आप तो नाटक के आदमी, और मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि क्या संयोग है कि अभी मैं सीता नाटक लिख रहा था, महामानवी सीता शीर्षक है उसका, अभी उसका मंचन अगले महीने होने जा रहा है जी। तो मैं जब इस नाटक को लिख रहा था तो बहुत सारा सीता के परिप्रेक्ष्य मैंने बहुत सारी बातें जो रामायणों से मैंने ग्रहण की हैं और जहाँ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे लिया है। लेकिन ये एक नई दृष्टि आपने दी। अब नहीं मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप स्वयं नाटककार हैं। आप ये देखिए कि मेरे सामने समस्या क्या आई जी। ये आई कि भाई ये मिथिक आधारित नाटक है जी। अब मैंने जो रिसर्च किया था वो नई कविता के शिल्प पे किया था। उस समय मैंने पढ़ा, एक जगह मुझे पढ़ने को मिला था मिथक इज द रियलिटी ऑफ इट्स ओन टाइम, और दूसरा है कि नेवर डिस्टॉर्ड मिथ, मिथ को कभी डिस्टॉर्ड नहीं करना चाहिए। अंधा युग में डिस्टॉर्ड नहीं हुआ और कृतियों में। अब मेरे सामने समस्या ये आ गई कि मैं उसी कहानी को कह दूंगा जो कहानी दुनिया जानती है सीता की अग्नि परीक्षा की, तो मैंने नया क्या कर दिया। बिल्कुल मैं कुछ भी करवा सकता नाटक का रचनाकार, तो चाहे तो सीता को बिल्कुल एक नई नवेली और नई तरह की वेशभूषा में पेश कर सकता है, लेकिन नहीं, उस समय को ध्यान में रख करके अब मैंने सोचता रहा तो मुझे ये लगा कि देखिए सीता इस तरह से नहीं बोली होगी जो मैं बुलवाना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन सीता का अगर विश्वास टूटा होगा और मैं एक पात्र विश्वासी बना दूं तो विश्वास तो कह सकता है ना, और विश्वास तो कालजयी पात्र है, वो तब भी रहा होगा, आज भी आगे भी सूत्रधार के। तो उसमें उस कहानी में एक तरफ जो ना सीता, राम, लक्ष्मण आदि पात्र हैं, तो दूसरी तरफ सन्नाटा, विश्वास, ये इस तरह के पात्र हैं। और वे पात्र आपस में बात तो करते हैं, वो मनुष्य पात्रों से बात नहीं करते। हाँ। जहाँ सीता कह करके छूटती है अपने उस समय के अनुसार, उससे आगे की बात जो है
वो पात्र करते हैं। और आप ये देखिए इसके कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अच्छा। कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है ये, और इसको बहुत ही मान्यता मिली है इस नाटक को। इसका मंचन 2 दिन तक हुआ था, मेट्रो ने करवाया था। अच्छा अच्छा। मुझे पता लगा 15-16 लाख रुपए लगा करके उसका मंचन हुआ था। तो ये मेरे लिए भी ये बहुत ही संतोष की बात है कि मेरे हाथों ये काव्य नाटक लिखा गया। दिलीप जी, बड़ी अच्छी बातें आपने कही इसको लेकर के, इस काव्य नाटक के बारे में, और सच में कई खिड़कियां मेरे सामने भी खुली इसको सुन करके। अब वैसे तो इसके पहले हम लोग बच्चों की रचनाओं के बारे में बात कर रहे थे, उसके पहले अनुवाद की बात कर रहे थे। तो कहीं मैंने पढ़ा है कि आपने कहीं लिखा है अपने, कहीं किसी किताब में, पुस्तक में, या आपने फेसबुक पर, बॉल पे कहीं पर लिखा है, कहीं मैंने पढ़ा है कि अनुवाद प्रायः ये होता है कि जिस भाषा को हम नहीं जानते उससे इतर भाषा में उस पुस्तक का अगर अनुवाद उपलब्ध है, हम उससे अनुवाद करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई चीनी पुस्तक है या जापानी कोई किताब है, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध है तो हम अंग्रेजी से हिंदी करते हैं। आपने कहीं ये लिखा था कि नहीं, अनुवाद कायदे से सीधे होना चाहिए, भाषा से भाषा का अनुवाद होना चाहिए। ये बात कितनी मैंने जो है, जो जिस रूप में मैं सोचता हूँ और जो मैं लिखता भी रहता हूँ, हाँ, और अनुवाद पे मेरे बहुत सारे आर्टिकल अब तो आ चुके हैं, अनुवाद किया है। देखिए, ऐसा है कि अपने देश का अगर परिदृश्य लें, हाँ, तो प्राय मध्यस्थ भाषा जो है वो अंग्रेजी है। जी। अंग्रेजी में आया, अंग्रेजी से दूसरी भाषा में गया। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी यही है, और प्राय विदेश भाषा है ना। तो वहां तो मैं ये मानने लगा हूँ और कहने लगा हूँ कि मध्यस्थ भाषा हमारे देश के संदर्भ में हिंदी होनी चाहिए। हाँ। यानी कन्नड़ से हिंदी में अगर उपलब्ध होगी तो हिंदी से जो है वो मराठी में भी जा सकती है, और हिंदी से वो फ्रेंच में भी जा सकती है। और आज विदेश लगभग 150 से ज्यादा विश्वविद्यालय जो है वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। उनके लिए भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी में अगर उपलब्ध हो जाएगा साहित्य, तो वो उनके लिए आसान होगा अपनी भाषा में ले जाना। ये तब तक, मैं अब यहाँ आपकी बात को मैं कहता हूँ, ये तब तक जब तक सीधी भाषा, भाई कितने, हमारा बहुभाषी देश है, अब इतने अनुवादक कहाँ से लाएं जो हर भाषा को जानता हो, 2 भाषाओं के। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ, अनुवाद केवल भाषाओं के ज्ञान से नहीं होता। मैंने जो कोरियाई भाषा के अनुवाद किया है वो लोगों ने सराहा है, तो मैं उसका कारण ये मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं उस देश की, जिस देश की भाषा है, उस देश के जनजीवन को, उस देश की संस्कृति को, उस देश के आर्थिक स्थितियों को, इतिहास आदि को मुझे जानने का अवसर मिला। उनको वो अवसर ना मिला होता तो बहुत प्रामाणिक अनुवाद नहीं हो सकता था। अच्छा, मेरे साथ एक सुविधा और हो गई, कोरियाई भाषा में सीखने का प्रयत्न किया, लेकिन इतना पारंगत तो मैं नहीं हुआ, थोड़ा सा तो जान लिया। लेकिन मुझे ये लाभ हुआ कि मैंने, मान लीजिए, अंग्रेजी के माध्यम से भी अनुवाद किया। तो क्योंकि मैं अध्यापक था, तो मेरे पास ऐसे विद्यार्थी थे जो अंग्रेजी भी जानते थे, कुछ हिंदी भी जानते थे, कोरियाई भाषा तो जानते ही थे। तो मैंने अनुवाद करने के बाद, हिंदी में अनुवाद करने के बाद, जो कोरिया और हिंदी जानते हैं उनको भी कहा कि इनको अच्छे से देखिए, वो तो मूल को भी देख सकते हैं। हाँ। मिलाया, तो उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। और जो है कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको वैसे का वैसा करना पड़ता है, तो उसके शब्द आपकी भाषा में होते ही नहीं है। कई बार होता है कि जैसे हिंदी की जो कृतियां हैं उनको अगर हम दूसरी भाषा में करते हैं या अगर अंग्रेजी में भी करते हैं, अब जैसे रेणुज की कहानी है, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम, उसमें अब शब्द है फेलू गिलासी बोली। अब इसका अंग्रेजी में या किसी दूसरी भाषा में क्या अनुवाद होगा? हाँ, तो वहां पर वो खुशवंत सिंह वाले जो स्टाइल है ना, वो बनाना पड़ता है कि उसको कहते हो रख लें। मैंने किया कोरियाई भाषा में एक नावल है, मुझे माकोली रखनी पड़ी उसमें, माकोली शब्द, और नीचे टिप्पणी देनी पड़ी। लेकिन एक दूसरी बात बताऊं आपको, कोरिया में ही एक विद्यार्थी ने कहानी सुनाई मंच से, और वो कहानी जो सुनाई, मैंने कहा ये कहानी तो मेरी सुनी हुई है, ये करिए कोरियाई लोक कथा। अच्छा। जो पंचतंत्र की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बंदर और मगरमच्छ। कहानी वो,
और उसके यहाँ उस कहानी के पात्र पता कौन थे? कौन? खरगोश और ड्रैगन। अब ये जो है अनुवाद में, देखिए अनुवाद में जो है जिसको अनुकूलन कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ रखना ही पड़ता है। जी। मैं एक भाषण दे रहा था तो बता रहा था कि जैसे मुर्गा है, जी। हमारे यहाँ कुकड़ू बोलता है, ये मुर्गा जो है इंग्लैंड में कुछ बोलता है, फ्रांस में कुछ बोलता है। जी जी। तो अब उसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि अपने देश के पाठकों को जी आप बिल्कुल ऐसा मत बना दीजिए कि भाई जो चीज जो है औरों की है वो बिल्कुल गायब हो जाए। वहां पर ये तो कर सकते हैं कि ये मुर्गा क्योंकि फ्रांस का है तो वो वहां पर ऐसे बोल रहा था। ये आपने लिबर्टी ले ली जी। तो आप वो कुकड़ू को नहीं बोला क्योंकि भारत का नहीं था, वो वहां का था इसलिए वो ऐसे बोला। तो अनुवाद में इस तरह की छूट लेनी पड़ती है। तो और भी कई चीजें हैं। मैंने अफ्रीकी एक उसके तिमोथी वांगुसा है उसका अनुवाद किया। अगर मेरे पास सुविधा ना होती कि वहाँ के लोगों से पूछ लेता उन संदर्भ तो नहीं। जैसे आप यहाँ गंगा की बात करते हैं, गंगा केवल जल की कोई एक नदी थोड़ी है, गंगा के साथ तो कितने सांस्कृतिक और वो से जुड़े हुए हैं। वो जब तक नहीं पता होगा आप भाषा की ज्ञाता बने रहिए, आप अच्छा अनुवाद नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब तक सीधे दो भाषाओं में सीधे जानने वाले जानकार नहीं मिलते और तीसरी भाषा को अगर मध्यस्थ भाषा बनाना है तो नंबर 1 भारतीय परिदृश्य में हिंदी बनाइए। और दूसरा ये है कि भाषा के साथ साथ आप उस देश की पूरी संस्कृति, पूरा मतलब जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, इतिहास वगैरह, उसको भी जानने की कोशिश कीजिए।